पिछले वीडियो में हमने देखा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में हमने अध्ययन किया। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट अथवा दे होते हैं, जिनको हम ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस के रूप में यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं उसका सेकेंड पार्ट। दूसरा नंबर होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन इट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, उसके कार्य का प्रभाव उसके कर्ता पर ही पड़ता है, सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उसके सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाए जाते हैं? यह पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस अथवा पॉजेसिव केस में सेल्फ अथवा सेल्फ्स जोड़कर बनाए जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस में सेल्फ अथवा सेल्फ जोड़कर बनाए जाते हैं, और ये जुड़ने के बाद ये उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ही दिखाते हैं, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर नहीं दिखाते हैं। और इनका प्रयोग कभी भी किसी सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं किया जा सकता है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता ही नहीं है। देखते हैं इनका प्रयोग कैसे करना है। फिलहाल एक बार डेफिनेशन फिर से देखते हैं। इन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन इट। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रभाव केवल कर्ता पर ही पड़ता है, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर नहीं पड़ता है। आप चाहें तो डेफिनेशन को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का होता है ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस होता है। तो एक फर्स्ट पर्सन का होता है और एक सेकंड पर्सन का होता है। तो फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव केस में, और एक थर्ड पर्सन का होता है। तो फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव केस में माई, और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस में यू, योर, और इसमें होता है आवर। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस में और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट और देम। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस में और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ अथवा सेल्फ जोड़कर बनाते हैं। तो देखते हैं, इसमें हम सेल्फ जोड़ेंगे तो हो जाएगा माई सेल्फ, और ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है, तो इसमें हम सेल्फ जोड़ेंगे तो हो जाएगा आवर सेल्फ्स। ये हो जाएगा, इसमें सेल्फ जोड़ेंगे हो जाएगा आपका योर सेल्फ्स,
योर सेल्फ, इसमें भी हम सेल्फ जोड़ेंगे, हो जाएगा हिम सेल्फ, इसमें सेल्फ जोड़ेंगे, हो जाएगा हर सेल्फ, इसमें सेल्फ जोड़ेंगे तो हो जाएगा इट सेल्फ, और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है तो इसमें हम सेल्फ्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका देम सेल्फ्स, देम सेल्फ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। अब देखते हैं इनका यूज कैसे करना है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ या देम सेल्फ होते हैं। ये किसी के भी द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव सिर्फ उसके कर्ता पर दिखाते हैं, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर नहीं दिखाते हैं। तो देखते हैं इनका यूज कैसे करना है। इसका यूज है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा द ओल्ड मैन हैंग्ड हिमसेल्फ, बूढ़े आदमी ने स्वयं को फांसी लगा लिया। अब इसमें आपका ये सब्जेक्ट है बूढ़ा आदमी, इसने फांसी लगाया। अब फांसी लगाया तो इसके कार्य का प्रभाव, जैसा कार्य है फांसी लगाना, अब जो है लगाने का प्रभाव ये बता रहा है कि इसने अपने आप को ही फांसी लगा लिया, यानी हिमसेल्फ बता रहा है कि ये बूढ़ा आदमी अपने आप को ही फांसी लगा लिया, स्वयं को लटका लिया या फांसी पर जाके झूल गया। तो ये हिमसेल्फ बता रहा है कि इसका प्रभाव सिर्फ ओल्ड मैन पर पड़ा, किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन पर नहीं पड़ा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, द बॉय हाइड हिमसेल्फ, लड़के ने अपने आप को छिपा लिया। लड़के ने छिपाया तो एक्शन हुआ, छिपाने का एक काम हुआ। तो किसको छिपाया? अपने आप को छिपाया। तो छिपाने का जो प्रभाव है ये बता रहा है कि स्वयं लड़के पर ही पड़ रहा है, वो कोई अन्य दूसरी वस्तु या किसी और दूसरे लड़के को नहीं छिपा रहा है, बल्कि वो स्वयं अपने आप को ही छिपा रहा है। तो कार्य का प्रभाव सिर्फ जो है बॉय पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो जब कोई भी शब्द कार्य का प्रभाव अपने ऊपर ही दिखाता है, अपने ऊपर ही, अपने शब्द के ऊपर ही दिखाता है, तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और एग्जांपल देख लेते हैं, यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने अपने आप को चोट पहुंचा लिया। अब योरसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हर्ट मींस चोट पहुंचाना, ये एक्शन हो रहा है। तो चोट पहुंचाने का काम ये यू पर पड़ रहा है। उसने चोट, तुमने चोट पहुंचाया। अब तुमने किसी और दूसरे नाउन या प्रोनाउन को चोट न पहुंचा करके अपने ऊपर ही चोट पहुंचा लिया, अपने आप को ही चोटिल कर लिया या घाव लगा लिया। तो योरसेल्फ बता रहा है कि जो चोट पहुंचाने का एक्शन है या काम है, इसका प्रभाव है, वो सिर्फ जो तुम्हारे ऊपर ही पड़ा, किसी दूसरे पर नहीं पड़ा। अगर आपने दूसरे को चोट पहुंचाया होता तो योरसेल्फ का यूज नहीं होता। इस प्रकार से योरसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में यही अंतर होता है कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं, और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं। इस प्रकार से जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखाता है कि कार्य का प्रभाव सिर्फ कर्ता के ऊपर ही पड़ता है, जो उस काम को करता है उसका जो सब्जेक्ट होता है उसी के ऊपर पड़ता है, किसी दूसरे या तीसरे नाउन या प्रोनाउन पर नहीं पड़ता है। और देखते हैं इसके बाद इसी का एक उल्टा आता है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन में भी देख लेते हैं,
तीसरा होता है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन इसे कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम ये क्या होता है? यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ठीक उल्टा होता है। ये भी यही बताता है कि कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ा। इम्फैटिक प्रोनाउन में यही बताता है कि काम जो हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का असर, उस एक्शन का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, लेकिन वह बताने के साथ साथ दबाव डालता है कि इसने ही किया। देखते हैं एग्जांपल के रूप में इम्फैटिक प्रोनाउन भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पजेसिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ या सेल्फ से ही जोड़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों सेम चीज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बताता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ेगा, लेकिन इम्फैटिक प्रोनाउन उसी बात पर जोर देता है कि यह इसी ने किया है। तो देखते हैं, यही एम सेल्फ, यही आवर सेल्फ का यूज करके आई माई सेल्फ हर्ट या आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। मैंने स्वयं यही काम किया, मैंने यह काम स्वयं किया या मैंने स्वयं यह काम किया। तो मैंने स्वयं यह काम किया ये बात अलग है, ये कार्य पर दबाव डाल रहा है कि मैंने खुद जाकर किया, किसी दूसरे से नहीं करवाया। करना दूसरे को था, लेकिन वो जब कोई और नहीं किया तो मैंने खुद जाकर के किया। तो काम का प्रभाव जो है इस सब्जेक्ट पर जो है जोर दे करके पड़ रहा है। और जैसे मान लीजिए आपसे कोई कभी गलती हो जाती है, कोई चीज टूट जाती है, तो अगर कोई पूछता है कि ये किसने किया, तो हो जाएगा आई डिड इट माई सेल्फ। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि काम हमसे हो गया है या गलती से हो गया है या हमसे हुआ है। और अगर इसी माई सेल्फ को हम उठा करके सब्जेक्ट के पास रख देते हैं इस तरह से, तो ये हो जाता है कि मैंने ही किया है। कभी कभी देखते हैं कि जो थोड़े बदमाश बच्चे होते हैं उनसे बोलने पर क्या होता है, ये किसने किया, बोलते हैं हम ही तो किए हैं, क्या हुआ, क्या है। तो उसमें उस समय ये वाली बात आ जाती है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने स्वयं ऐसा कर दिया या स्वयं ऐसा कर दिया। और आई डिड इट माई सेल्फ या मैंने ही कर दिया, हमसे हो गया, ये जो है बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन ये बात को जबरदस्ती स्वीकार करता है कि मैंने ही किया है। और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, he himself said so, उन्होंने स्वयं ऐसा कहा, उन्होंने स्वयं ऐसा, यानी कि उन्होंने खुद ये बात कह दी। तो ये हिमसेल्फ जो है इस सेट पर जोर डाल रहा है और बता रहा है कि जो कहने वाली बात है उन्होंने खुद कहा, किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, और आप आकर के बोलते अरे नहीं, कैसे नहीं है, उसने खुद ये स्वीकार किया है, उसने स्वयं ये बात कही है कि हम ऐसे हैं। तो उस प्रकार से ये जो है काम पर दबाव पड़ गया, तो ये हिमसेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन हो गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही दिखाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कार्य को सामान्य तौर पर स्वीकार किया जाता है, और इम्फैटिक प्रोनाउन में उसी कार्य का जबरदस्ती दबाव सब्जेक्ट पर पड़ता है कि उसने स्वयं ऐसा कह दिया या स्वयं ऐसा कर दिया। तो ये रहे आपके इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस या पजेसिव केस में सेल्फ या सेल्फ जोड़कर बनाए जाते हैं और कार्य का प्रभाव सिर्फ सब्जेक्ट पर ही दिखाते हैं। अब देखते हैं चौथे नंबर का प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन।
इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस सर्वनाम के बारे में निश्चित जानकारी न हो, कोई निश्चित अता पता न हो सर्वनाम का, या किसी जो प्रोनाउन होता है उसका कोई निश्चित जानकारी ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि सम बॉयज या someone has stolen my purse। किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। अब यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट है कोई, चुराने वाला कोई पर्सन है, एनी पर्सन, यानी कि इसका मतलब हो गया एनी पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति ने चुरा लिया है। अब इस व्यक्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं कि कौन चुरा लिया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्योंकि ये इस पूरे सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है, पूरे सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पर नाउन है नहीं, नाउन का मतलब होता है कोई नाम आएगा, राहुल, मोनू, सोनू, सीता, गीता, जो भी आएंगे यहाँ पर कोई नाम आते हैं। तो ऐसे में कोई नाम यहाँ पर नहीं है, तो उस नाम की जगह पर, उस नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है। अब ये देखते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है। अब इस प्रोनाउन में न तो मैं हूं, न तो हम हैं, न तो आप हैं, न तो वो है, कोई नहीं है, बल्कि कोई तीसरा है, कोई अन्य है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, निश्चित जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो इस प्रकार से यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इनडिफरेंट प्रोनाउन है, कि किसी ने चुरा लिया, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। कुछ लोग रहे होंगे, उसमें से कौन चुराया ये भी मालूम नहीं है, तो किसी ने चुरा लिया, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑल वेयर ड्राउन्ड, सब डूब गए, सब के सब डूब गए, जितने लोग थे सब डूब गए। अब उसमें ये भी जानकारी नहीं है कि कितने लोग थे, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, ये जानकारी नहीं है, लेकिन जितने थे उतने सब डूब गए। तो ये उस सब्जेक्ट के बारे में, डूबने वाले के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, कोई निश्चित जानकारी नहीं दे रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एनी बॉय कम हियर, कोई एक लड़का यहां आ जाओ। अब यहां पर एनी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, यहां पर किसी बॉय को नाम लेकर नहीं बुलाया गया है कि तुम इधर आ जाओ, बस ऐसे बोल दिया गया कि कोई आ जाओ। तो इसमें निश्चित नहीं है कौन आएगा या किसको बुलाया गया है, ये निश्चित नहीं है, तो एनी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से जो भी प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में सही जानकारी नहीं देता है या निश्चित जानकारी नहीं देता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आल, सम, एनी, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और इंडिफरेंट प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, दृढ़तावाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को फिर अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम आगे और बात करेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आदि के बारे में हम टोटल 9 प्रकार के प्रोनाउन बताएंगे। तो